हेलो बच्चों, माई सेल्फ अनिल यादव। और आज मैं डिस्कस करूंगा वांट हाफ फैक्टर के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग वांट हाफ फैक्टर को पढ़ेंगे। आखिर क्यों वांट हाफ फैक्टर को हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, या इसका रिलेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या है। ठीक, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग समझने से पहले हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक बार फिर से हम फार्मूले देख लेते हैं। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि P0 - P/P0 इज इक्वल टू जीटा, या किसी बुकों में इसको चाई से भी बोला गया है, तो मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट। ओके। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है बेटे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोललिटी, यानी कि KB इंटू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। ठीक। थर्ड कोलिगेटिव हम लोगों ने पढ़ा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, यानी कि KF इंटू नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। ठीक। और लास्ट कोलिगेटिव हम लोगों ने पढ़ा है, लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा, पाई इज इक्वल टू CRT या पाई इज इक्वल टू M, कैपिटल M जो कि मोलरिटी है, MRT। बेटा ये चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, उसके शेप, साइज और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करेंगे, तो डेल्टा TB यानी कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल अगर बढ़ेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ मोल यानी कि मोलर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान सुनिएगा बेटा, ये चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ये चारों कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं, ये हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट जो किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने पर वो टूटते नहीं हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि इस केस में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, यूरिया, ठीक, ग्लूकोज, सुक्रोज एक्सेट्रा। ओके, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट है। ठीक, इनका डिसोसिएशन नहीं होता है। जैसे 2 मोलर यूरिया है और पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इसको डिजॉल्व किया, तो अगर हम इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालें इस फार्मूले से, तो हम कंसंट्रेशन 2 मोलर रखेंगे और पाई हमारे पास निकल आएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर निकल आएगा। ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया। बट अगर हम 2 मोल यूरिया को पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें और प्रैक्टिकली हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करें या डिटरमाइन करें, तो आप देखेंगे कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी
ऑब्जर्व्ड यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू के, यहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा, यानी कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल होगी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक, तो ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग है किसके लिए बेटे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब मुझे पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट वो कंपोनेंट होते हैं जिनको हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने पर वो डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती बेटा, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया पोटेशियम क्लोराइड। ओके, अब पोटेशियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो बेटा टूट जाएगा K+ एंड Cl- आयन में। बेटा यहाँ पर आपने कितने मोल KCl लिया, 1 मोल लिया, लेकिन डिजॉल्व होने पर इसके कितने पार्टिकल हो गए, यानी कि 2 पार्टिकल हो गए। मैं ले कितने रहा हूँ, 1 मोल, लेकिन जब इसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में तो नंबर ऑफ मोल यानी कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ करके कितनी हो जा रही, जस्ट डबल 2 मोल हो जा रही है। तो आप देखेंगे अगर हम इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लें इस फार्मूले से, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन या जो मोल हैं वो कितने रखेंगे, 1 रखेंगे, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, 1 मोल के अकॉर्डिंग आएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब जब हमने इस सॉल्यूशन को बनाया KCl डिजॉल्व करके, और प्रैक्टिकली सॉल्यूशन को मैंने जब ऑब्जर्व किया, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑब्जर्व किया, तो जो ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है ऑस्मोटिक प्रेशर की वो इस कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफ़र कर जा रही है, यानी कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफ़र कर रही है हमारे फार्मूले से, यानी कि कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक, यहाँ पे बेटा वेरिएशन आ रहा है, जाहिर सी बात वेरिएशन तो आएगा क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ पे टूट रहा है सॉल्यूशन में। तो इस चीज़ को हम कंसिडर करने के लिए हम वान हाफ फैक्टर को पढ़ेंगे। वान हाफ फैक्टर के बारे में हम जानेंगे, जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब वान हाफ फैक्टर क्या है, वान हाफ फैक्टर को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अगर फार्मूला देखें बेटे तो ये है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, यानी कि I = नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक, तो ये वान हाफ फैक्टर क्या है, एक रेशियो है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच एक रेशियो है। वान हाफ फैक्टर की मदद से हम कंसिडर करेंगे कि मेरा पर्टिकुलर जो सोल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट वो कितना डिसोसिएट हो रहा है और कितना एसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर 2 केस हैं, इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट भी हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है, और कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो सॉल्यूशन में मिलने पर वो अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट भी कर रहे हैं। ये कंडीशन आ रही है बेटे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पर डिसोसिएशन की बात करता हूँ, जैसे कि NaCl ले लो बेटे, NaCl को हमने वाटर में डिजॉल्व किया, ये Na+ और Cl- में टूटा। इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 1 मोल है और ये 0 है इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन इक्विलिब्रियम पर
मैंने माना कि ये अल्फ़ा मोल में डिसोसिएट हो गया। अल्फ़ा क्या है? एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो NaCl की कंसंट्रेशन में कमी कितनी आएगी? 1 माइनस अल्फ़ा। तो इसका जो I निकालेंगे, I का फार्मूला क्या है? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व में क्या है? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन 1। तो I इसका बेटा आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। I कितना है? 1 प्लस अल्फ़ा। अब किसी भी हम कंपाउंड के लिए ये फार्मूला निकाल सकते हैं। NaCl अगर ये 100% डिसोसिएट हो रहा है तो इसके अल्फ़ा की वैल्यू कितनी? 1 हो जाएगी। तो इस केस में I इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा यानी कि 1, यानी कि I की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम MgCl2 की बात करें तो ये Mg2 प्लस में टूटेगा और 2Cl माइनस में टूटेगा। ठीक, अगर इसका I निकालें बेटा तो ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 2 मोल। तो I इसका हम आराम से निकाल सकते हैं, 2 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 अपान 1। तो कितना इसका I आ गया? 3 आ गया। ठीक, तो हम पर्टिकुलर साल्ट के लिए हम I की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो हम जनरल फार्मूला अगर हम बात करें, सपोज A कंपोनेंट है, ठीक है, ये NaN है और ये डिसोसिएट हो रहा है Na में। ठीक, तो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन 1 है और इसमें डिसोसिएट ये नहीं हुआ है, बट एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है? अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हुए और कितने अल्फ़ा मोल? N अल्फ़ा मोल। ठीक है, तो इसमें कमी कितनी आएगी? 1 माइनस अल्फ़ा। तो इसका जो I निकालेंगे वांट हाफ फैक्टर, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये दोनों, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा अपॉन 1 हो जाएगा। तो I इसके लिए हो जाएगा बेटा I माइनस 1 इधर लाओ, ये अल्फ़ा इक्वल टू N माइनस 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा निकल आएगा बेटा I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। ये अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये फार्मूला बनेगा डिसोसिएशन के लिए। ये जनरलाइज फार्मूला किसी के लिए भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर पर्टिकुलर सोल्यूट सॉल्वेंट में मिलने पर अपने मॉलिक्यूल से जुड़ जा रहा, चिपक जा रहा, एग्रीगेट कर जा रहा, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे होते हैं वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाएगा उन्हें, तो वो आपस में एग्रीगेट कर जाएंगे, मॉलिक्यूल जुड़ करके बल्कि मॉलिक्यूल बना लेंगे, इसे यानी कि डायमराइज हो जाएंगे। तो एसिटिक एसिड 2 मोल लिया और इसको मैंने क्या किया? बेंजीन में घोल दिया। तो ये पता लगा ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में डायमराइज करके एक डाइमर बना लिया। तो यहाँ पर बेटा कितने मोल लिए? 2 मोल। लेकिन जब सॉल्यूशन में घोला तो कितने मोल हुए बने? संख्या तो घट गई, 1 आ गई। तो कैसे? तो ज़रा इसको देख लें, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये एक मॉलिक्यूल, और इसी प्रकार से दूसरा मॉलिक्यूल COOH और ये O। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े होंगे 11th में कि जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो यहाँ एक अट्रैक्शन काम करेगा, इसे बोलते हैं H बॉन्डिंग। तो यहाँ H बॉन्डिंग की वजह से दोनों मॉलिक्यूल चिपक करके एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो बेटा यहाँ पर क्या है? हम जो पर्टिकुलर अमाउंट में सोल्यूट मिला रहे हैं सॉल्यूशन में, तो उसका जस्ट हाफ हो जा रही है कंसंट्रेशन। अगर 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल हम सोल्यूट मिला रहे हैं तो सॉल्यूशन में मिलने पर वो 1 मोल हो जा रहा है। अगर हम 4 मोल बना रहे हैं, 4 मोल डिजॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में मिलने पर वो कितने मोल हो जा रहे हैं? 2, जस्ट हाफ हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बेटे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? जब नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में घट जा रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? घट जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूलर मास पे क्या इफेक्ट आएगा? तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास 2 मॉलिक्यूल का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो मॉलिक्यूलर मास क्या है?
एक मोल कंपोनेंट है और एक मोल कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर मास दोनों का ऐड करके जस्ट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन निकल के आ रही है, कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी। ये इसका इन्वर्सली रिलेशन होता है बेटा, ठीक है। तो अगर इसका हम जनरलाइज फार्मूला लिखें एसोसिएशन के केस में, इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो आप क्या देखेंगे कि सपोज एन मॉलिक्यूल, एन मोल में एक कंपोनेंट है वो डायमराइज कर जा रहा है। तो इनिशियली ये 1 मोल है, इसके कंपोनेंट 0 डायमराइज हुए हैं, लेकिन एट इक्विलिब्रियम अल्फ़ा बाई एन 1 माइनस अल्फ़ा, यानी कि जब 1 मोल है तो 1 मोल डायमराइज कर जाएगा तो मॉलिक्यूल का जो नंबर होगा आधा हो जाएगा। अगर 2 मोल इधर ले रहे हैं तो वो जब दोनों डायमराइज कर जाएंगे तो 1 मोल बन जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने जब अल्फ़ा मोल ले रखा है कि ये अल्फ़ा मोल कंपोनेंट मेरा है, तो ये डायमराइज करेगा तो जस्ट हाफ हो जाएगा, अल्फ़ा बाई एन हो जाएगा, ठीक। तो इसका आई निकालो, आई क्या होता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपान नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन अपान 1। तो इसका आई जो निकलेगा बेटा वो क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपान एन हो जाएगा। तो इसको इधर लाओ, अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 1 अपान एन, और ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस आई। तो इसका अल्फ़ा निकल आएगा बेटा, सीधा सा फार्मूला है, 1 माइनस आई अपान 1 माइनस 1 अपान एन। ये फार्मूला एक डेवलप होगा बेटा किसके लिए, इन केस ऑफ एसोसिएशन के लिए। तो एक बात निकल के आई, अगर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है तो उसमें आई की वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी, 1 से क्या हो जाएगी बेटा, कम होगी। लेकिन अगर हम डिसोसिएशन की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, डिसोसिएशन की बात करें, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर डिसोसिएशन की बात करें तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल क्या होता है, बढ़ जा रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ जा रही है, तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी डिसोसिएशन के केस में बेटा, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या बताता है कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मेरा कंपोनेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन में उसका कितना एसोसिएशन होता है और उसका कितना डिसोसिएशन होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।